नमस्कार, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र बाबल वैट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम परजीवी से होने वाले रोग मतलब पैरासाइट से होने वाले रोगों की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले सर्रा, जिसको तिबरसा कहते हैं, ट्रिपेनोसोमियासिस भी कहते हैं, ये इनके दूसरे नाम है। इस बीमारी की चर्चा करेंगे। बहुत ही ये सीवियर बीमारी है, पैरासाइट से होने वाली बीमारी है, जिसमें सबसे पहले हम कारण की चर्चा करेंगे कि किस वजह से ये होती है। यह बीमारी ट्रिपेनोसोमा इवान्सी नामक प्रोटोजोआ से होती है। तो आपके लेवल की बात करें तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आपको इतना याद रखना कि सर्रा किस टाइप की बीमारी है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि एक पैरासाइट से होने वाली बीमारी है और यह किस पैरासाइट से मतलब किस प्रोटोजोआ से होती है, तो आपको नाम बताना है, ट्रिपेनोसोमा इवान्सी। इसके बाद में वाहक मतलब किसके माध्यम से यह रोग फैलता है, तो ये कोई फ्लाई है, मक्खी है, टेबेनस नाम की, टेबेनस मक्खी है, मतलब टेबेनस फ्लाई के द्वारा फैलती है। तो यहाँ दो किस्म बनते हैं कि किस प्रोटोजोआ से होती है, तो आपको आंसर बताना है ट्रिपेनोसोमा इवान्सी, और किस मक्खी से होती है, तब आपको आंसर बताना है टेबेनस मक्खी के माध्यम से होती है। इसके बाद में किस में यह बीमारी होती है। यह बीमारी हर प्रकार के पशुओं में आपको मिल सकती है, लेकिन मोस्टली गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से ऊँट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। लगभग सभी प्रकार के पशुओं में यह होती है, लेकिन गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली सब में। लेकिन आपसे पूछे कि मोस्टली किस में होती है, जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, गाय, भैंस, ऊँट, घोड़ा दे रखे हैं, तो आपको आंसर कैमल करना है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। इसके बाद में इसके लक्षण क्या है, इस बीमारी के कौन कौन से सिम्टम आते हैं। तो यह इस बीमारी में बुखार की मुख्य बीमारी है, जिसमें पशु के तेज बुखार होगा जो रुक कर आता है। पशु चक्कर काटता है, उत्तेजित होता है, मतलब जैसे दिमाग में बुखार होती है वैसे पशु चक्कर काटेगा, जैसे मेनिंजाइटिस के लक्षण होते हैं। इस बीमारी के कई रूप हैं, यहाँ 3 रूपों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लिखा है फर्स्ट में अधिक तीव्र रूप, बहुत ही एग्रेसिव, ज़्यादा एकाएक अचानक से तेज बुखार होगा, उत्तेजना आएगी, कंप पशु इधर उधर भागेगा, अपने सिर को दीवार पे या ज़मीन के ऊपर मारता है जैसे नशे में हो, खाना पीना छोड़ देता है और बहुत जल्दी पशु की मृत्यु हो जाती है। इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। इसका जो सबसे खतरनाक रूप है, बहुत ही जल्दी एकाएक बुखार आएगी, उत्तेजना आएगी, पशु बार बार इधर उधर अपना सिर मारेगा, ज़मीन पर मारेगा, और कई बार इससे बहुत जल्दी एक्सपायर भी हो जाता है पशु। ये पहला रूप था। दूसरे रूप की बात करें तो तीव्र रूप है ये, वो अधिक तीव्र रूप था। तीसरा कम तीव्र रूप है। इस स्थिति में बुखार नहीं आती, इस स्थिति में बुखार नहीं आती। 3 कंडीशन में पहले में बुखार आती है, दूसरे तीसरे में बुखार नहीं आती, लेकिन पशु गोल गोल चक्कर काटता है, ज़्यादातर खड़ा रहता है, जुगाली कम करता है, कभी चारा खाता है, कभी चारा नहीं खाता है। जकड़न आ जाने से क्या होगा, पशु टाइट बंधा बंधा सा चलता है। इस स्थिति में पसीना आ जाता है और पशु गिर जाता है, कंट्रोल नहीं होता उसका। ये सेकंड स्टेज थी, जिसमें बुखार तो नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर खड़ा रहेगा, कम खाना पीना करता है, पशु टाइट हो जाएगा, पशु कई बार गिर भी जाता है। लेकिन जो थर्ड कंडीशन है, कम तीव्र रूप, इस स्थिति में बुखार नहीं आती, लेकिन पशु पागल की तरह घूमता है, इसमें खाना पीना छोड़ देता है, इसमें कई बार इसमें कब्जी भी हो जाती है और दुर्बल कमज़ोर हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा और गिर भी जाता है। 2 सप्ताह के बीच में मृत्यु तक के चांस है इसमें भी। तो बहुत ही सीवियर बीमारी है। तीनों कंडीशनों में पशु धीरे धीरे डाउन होता है, एक्सपायर भी हो जाता है। स्टार्टिंग में एक चीज़ यहाँ मैं बताना यहाँ भूल गया था, इसमें देखो यहाँ पे जो तिबरसा नाम लिखा है, यह नाम है ना, इसलिए लिखा है क्योंकि इसको 3 वर्षों के अंदर यह रोग ज़्यादातर धीरे धीरे होकर फैलता है, क्रोनिक स्टेज में आता है। जो सर्रा नाम है ना, सर्रा होता है सड़न से, तो इसमें बदबू आने से हो जाती है, इसके हिसाब से नाम रखे गए हैं। इसके बाद में इस बीमारी का उपचार कैसे करेंगे, इलाज कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ जो ड्रग ऑफ चॉइस है, मुख्य जो दवाई है उसका नाम लिखा है क्यूनापाइरामीन। ये ट्रेड में मार्केट में जो दवाइयाँ मिलती हैं उनके नाम है, ट्राइक्यून, ये फेमस नाम है। तो 2.5 ग्राम इंजेक्शन लगाना है, 15 से 20 ml डिस्टिल वाटर में घोलकर अंतः तवचे मतलब सबकट लगाना है। नाम क्या है दवाई का, क्यूनापाइरामीन। ये ट्रेड नेम है, ये आपको याद रखना जरूरी। सबसे पहले जो इसका जो साल्ट बोलते हैं वो याद रखना जरूरी। क्यूनापाइरामीन साल्ट है, 2.5 ग्राम दवाई लगानी है, DW के अंदर मिलाकर सबकट लगाना है। ये मुख्य दवाई है, बाकी और दवाइयाँ भी लिख रखी हैं, लेकिन ये सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। इसके बाद में इंजेक्शन आइसोमेटामीडियम,
अभी जो लेटेस्ट है, पहले ये ज़्यादातर आता था, ये थोड़ा सा जलन ज़्यादा पैदा करता है, इसलिए आजकल इसकी जगह क्यूनापायरामीन की जगह आइसोमेटामेडियम जो ट्रेड में मार्केट में सुराल नाम से मिलता है, ये 2.5 ग्राम का, ये 250 mg का, मतलब उससे 10 गुना कम है। डिस्टिल वाटर में मिला के लगाते हैं। रूट क्या है, ऊपर वाले का रूट था सबकट अतः तवची, इसका है इंट्रामस्कुलर मतलब अंतःपेशी। ये दोनों इंजेक्शन टाइम मिलते हैं। तो तीसरा इंजेक्शन आता है डायमिनाजीन एसिट्यूरेट, बेरनिल नाम से है। यह दवाई, आगे एक बीमारी आएगी बवेशियोसिस, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन इसके साथ इस बीमारी में इसको काम में ले सकते हैं। तो ये तीसरी दवाई होगी। इसकी मात्रा की बात करें तो 3.5 mg पर kg बॉडी वेट है। ये मार्केट में लिक्विड फॉर्म में मिलती है, इसको रेडी टू यूज़ बोलते हैं, RTU, रेडी टू यूज़ है। 1 ml दवाई लगानी तो 20 किलो वजन के हिसाब से, अगर पशु का वजन 20 किलो तो उसके ऊपर 1 ml दवाई लगाएंगे। तो पहली दवाई थी क्यूनापायरामीन, दूसरी दवाई थी आइसोमेटामेडिन, तीसरी दवाई है डायमिनाजीन एसिट्यूरेट। लेकिन मुख्य रूप से आपको पहले ये दवाई याद रखनी है, पहले नहीं तो दूसरी दो ये मुख्य दवाई है। इसके बाद में स्पोर्टिव पशु कमज़ोर हो गया, पशु ज़मीन पर गिर जाते हैं तो फास्फोरस की कमी आ जाती है। ये फास्फोरस का कोई इंजेक्शन है, फास्फोरस का इंजेक्शन टोनोफॉस्फोन नाम से, अलग कंपनियों के हिसाब से ये 10 ml इंट्रामस्कुलर या IV में लगा सकते हो ज़्यादा कमज़ोरी है तो। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, आपको याद होती है बीमारी कौन सी बीमारी थी जिसमें ये यूज़ की थी, CBG, मिल्क फीवर नाम से बीमारी थी, वहाँ इसको यूज़ किया था। 500 ml 450 ml की बोतल आती है, वो IV लगानी इसमें। इसके अलावा एनोरेक्सन फोर्ट या प्रोमिन HS, ये देसी आयुर्वेदिक टेबलेट्स हैं, उनको यूज़ करते हैं, सुबह शाम दो गोलियाँ देनी है। तो बाकी ये दवाइयाँ हैं, ये तो क्या सहायक है, ये मुख्य दवाइयाँ हैं। पहली 3 दवाइयाँ मुख्य हैं, बाकी जो आगे 3 दवाई लिखी हैं सहायक है, सहायता के लिए, पशु की कमजोरी को दूर करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है क्यूनापायरामीन और आइसोमेटामेडिन, ये 2 नाम आपको याद रखने जरूरी है। इन दोनों की सहायता से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, इलाज कर सकते हैं। इसके बाद में लिखा है लास्ट में बचाव, रोकथाम मतलब नियंत्रण, कैसे इस बीमारी को रोक सकते हैं कि भविष्य में वह रोग हो न। इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि हम बचाव या रोकथाम में हमेशा एक तो साफ सफाई और एक क्या वैक्सीन की चर्चा करते हैं। यहाँ इस बीमारी में कोई वैक्सीन नहीं है, फिर भी हम इसके बचाव के लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले जल्दी से जल्दी बीमारी का पता लगाना, डायग्नोसिस करना है। अगर पता लगा लेंगे तो जल्दी से जल्दी इलाज चालू हो सकता है। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देंगे। जो हमारा एनिमल सेड है, पशुशाला है, उसमें मुख्य मच्छरों का जो कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, साफ सफाई करनी है। जैव सुरक्षा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। हानिकारक जीवों को उनके मूल क्षेत्र से बाहर या नए वातावरण में जाने से रोकना। जो भी हानिकारक कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर हैं, उन जीवों को उनके मूल क्षेत्र से बाहर या नए वातावरण में जाने से रोक देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, संक्रमण नहीं फैलेगा। समय समय पर कृमिनाशक दवा भी पिलानी है, डीवार्मिंग जिसको बोलते हैं, कृमिनाशक दवा पिलाएंगे तो उससे क्या होगा, स्पोर्टिव ट्रीटमेंट इसकी सहायता मिलेगी, बचाव हो जाएगा, रोकथाम मतलब नियंत्रण हो जाएगा। तो ये पहली बीमारी थी पैरासाइट से होने वाली। सेकंड बीमारी की चर्चा हम करेंगे, बवेशियोसिस। अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा नाम आया था, बेरनिल जिसकी दवाई आई थी। इसका दूसरा नाम है पायरोप्लाज्मोसिस, टेक्सास फीवर, रेड वाटर फीवर, टिक फीवर, स्प्लिनिक फीवर, मतलब प्लिया जिसको बोलते हैं, तिल्ली जिसको बोलते हैं। यह रोग एक रक्त प्रोटोजोआ, ये पहला क्वेश्चन है कि ब्लड प्रोटोजोआ का नाम बताइए जिससे बवेशियोसिस नामक बीमारी होती है। तो ये बवेशिया एक प्रोटोजोआ है, और किस किस में कौन कौन सा होता है वो आगे लिखा है। सबसे पहले याद रखेंगे, यह रोग एक रक्त प्रोटोजोआ के कारण होता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि बवेशियोसिस किससे होता है, तो पहला आंसर होगा पैरासाइट। पैरासाइट मतलब प्रोटोजोआ, और किस टाइप का प्रोटोजोआ, ये ब्लड में रहता है। यह रोग मलेरिया जैसा होता है, जैसे ह्यूमन में मलेरिया होता है। यह रोग बवेशिया नामक प्रोटोजोआ के संक्रमण से फैलता है, ये इस प्रोटोजोआ का नाम है। तो बवेशिया बोविस, गाय भैंस की बात करें तो बोविस है, घोड़े की बात करें तो इक्वाई नाम आएगा, ये जाति के हिसाब से। ओविस भेड़ बकरी में नाम आता है, कैनिस कुत्ते में आता है, फेलिस बिल्ली में आता है। तो मोस्टली आपको बवेशिया बोविस वाला, गाय भैंस वाला याद रखना है। बवेशिया बाइजेमिना, इसका ऐसे पूरा नाम बोल सकते हैं गाय भैंस के लिए, बवेशिया बाइजेमिना। इसके बाद में एक लाइन लिखिए, ट्रिपेनोसोमा के बाद ये दूसरा सबसे घातक व अधिक पाया जाने वाला रक्त परजीवी है। इसका मतलब
इससे जस्ट पहले हमने जो किया है अभी ट्रिपेनोसोमा मतलब सर्रा ट्रिपेनोसोमा इवान्सी उसका प्रोटोजोआ था, वो भी एक रक्त प्रोटोजोआ है और बवेशिया भी एक रक्त प्रोटोजोआ है। तो रक्त प्रोटोजोआ से सबने तो आपके सिलेबस की बात करें तो 2 यहाँ पे प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं। एक रक्त प्रोटोजोआ तो कौन सा बवेशिया बाइजेमिना है जिससे कौन सा रोग हो रहा है, बवेशियोसिस हो रहा है। दूसरा कौन सा था, ट्रिपेनोसोमा इवान्सिटा जिसकी वजह से कौन सा रोग हो रहा था, सर्रा रोग हो रहा था। तो ये इसके कारण हैं। इसके बाद में बवेशिया प्रजाति के प्रोटोजोआ के बारे में लिखा है कि पशुओं के रक्त में चिंचड़ियों मतलब किलनी कुटकी जिसको बोलते हैं, टिक्स अंग्रेजी में बोलते हैं, के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। मतलब यह कैसे कैसे रोग फैलाएगा, देखो यहाँ पे पूरी इसकी फिजियोलॉजी मतलब इसकी शारीरिक की बात करें उसके बाद में फिजियोलॉजी कैसे क्रिया करता है यह प्रोटोजोआ, उसके बारे में लिखा है। सबसे पहले क्या करेगा, रक्त में किलनी मतलब टिक्स मतलब चिंचड़ के माध्यम से प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद में रक्त में कहाँ पहुँचेगा, आरबीसी के पास। सबसे पहले यहाँ पे देखो ये मैं राउंड कर रहा हूँ, वो याद रखना है। रक्त में गया, रक्त में किसके पास गया, आरबीसी के पास गया, लाल रुधिर कणिकाओं के पास गया, कोशिकाओं के पास गया, जाकर अपनी संख्या को बढ़ाता है जिससे आरबीसी नष्ट हो जाती है। ये अगली बात याद रखनी है, आरबीसी नष्ट हो जाती है। और आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन मतलब एचबी पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, इसलिए पेशाब का रंग कॉफ़ी के रंग जैसा हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बवेशियोसिस में पेशाब किस कलर जैसा हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, कॉफ़ी के कलर का हो जाता है। कभी कभी खूनी दस्त भी लग जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, कमजोरी आ जाने से जॉन्डिस मतलब पीले जैसे लक्षण भी आ जाते हैं, लक्षण पैदा हो जाएंगे। समय पर इलाज न होने से एक्सपायर भी पशु हो सकता है। तो ये इसकी फिजियोलॉजी थी, कैसे क्रिया करता है। प्रोटोजोआ कहाँ गया, रक्त में। रक्त में किसके पास गया, आरबीसी के पास। आरबीसी को नष्ट कर दिया। आरबीसी नष्ट होने से आरबीसी में जो मौजूद थी हीमोग्लोबिन वो पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकली, इस कारण पेशाब का रंग कैसा हो गया, कॉफी जैसा हो गया। इससे क्या हो गया, खून की कमी आ गई है, पीलिया हो गया है और कमजोरी आ गई है। अगर टाइम पे इलाज नहीं करते हैं तो पशु एक्सपायर भी हो सकता है। तो बहुत ही ये भी खतरनाक बीमारी है। उपचार, इलाज कैसे करेंगे, इस बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। थोड़ी देर पहले ये नाम लिखा था, डायमिनाजिन एसीट्यूरेट, बेनिल जो ट्रेंड में मार्केट में जो मिलता है आजकल, इसकी जगह एक और नाम भी आ गया एमिडोकार्ब डिक्लोपियोनेट। 2 दवाइयाँ हैं, दोनों में से कोई दवाई यूज़ कर सकते हो। पहले ये यूज़ करते थे, आज भी ये यूज़ कर रहे हैं। तो डायमिनाजिन एसीट्यूरेट की ड्रग ऑफ चॉइस है बवेशियोसिस की। मात्रा जो थोड़ी देर पहले लिखी थी वो सही मात्रा है, 3.5 mg/kg के हिसाब से आईएम लगाना है, वंस एक ही बार लगाना है। रेडी टू यूज़ मार्केट में रेडीमेड मिलता है, 1 ml लगाना है 20 किलो वजन पर, इंट्रामस्कुलर लगाना है, आईएम लगाना है। लेकिन ये इंजेक्शन कैसे लगाना है, सबकट लगाना है, एक ही बार लगाना है। इसकी मात्रा कम हो गई है। जैसे ट्रिपेनोसोमा सर्रा की बात करें तो क्यूनापायरामिन था, दूसरा क्या था, ये तो क्यूनापायरामिन था, एक क्या था, आइसोमेटामिडिन। क्यूनापायरामिन की डोज कितनी थी, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, और आइसोमेटामिडिन की कितनी, 250 mg थी। तो जो लेटेस्ट वर्जन आते हैं, नई दवाइयाँ आती हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे इसकी मात्रा कितनी यूज़ करते हैं, 3.5 mg/kg डायमिनाजिन एसीट्यूरेट की बवेशियोसिस में। लेकिन एमिडोकार्ब की कितनी यूज़ करनी है, 1.2 mg/kg, मतलब उससे आधे से भी कम हो जाती है। इससे क्या होगा, रक्त व पानी की कमी भी आती है, तो उसको बचने के लिए हम आयरन और ग्लूकोज, रक्त के लिए तो आयरन यूज़ करेंगे और पानी की कमी के लिए ग्लूकोज थेरेपी लगा देंगे, तो थोड़ी सी ताकत आ जाएगी पशु में। उसके बाद में अगर इसकी रोकथाम की बात करें, बचाव की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो क्या करना है, जो भी कारण होता है उसको मिटाते हैं। क्योंकि यह रोग चिंचड़ों की वजह से होगा, तो चिंचड़ को मिटा देंगे हम, तो चिंचड़ों के प्रकोप को न होने देना, इस बीमारी की रोकथाम हो जाएगी। प्रत्येक 6 महीने में बाह्य परजीवी व आंतरिक परजीवी के लिए या तो दवा पिलाएंगे या इंजेक्शन लगाएंगे। एक्टो एंडो बोलते हैं, बाह्य आंतरिक दोनों के लिए कॉमन दवाई का नाम होता है आइवरमेक्टिन। ये भी पेपरों में पूछा जाता है। 1 ml दवाई लगाते हैं 50 किलो पे, पीछे भी मैंने बताया था, आगे भी आएगा ये नाम। 1 ml दवाई लगाएंगे, गाय भैंस की बात करें तो 1 ml दवाई लगाते हैं 50 किलो वजन के ऊपर। तो इसकी ये रोकथाम, ये दूसरी बीमारी थी। तीसरी बीमारी है थैलेरियोसिस, ईस्ट कोस्ट फीवर बोलते हैं, पूर्वी तट इसको हिंदी में बोला जाता है। रोडेंशिया ये कंट्री का नाम है, रोडेंशियाटिक फीवर है, रेड वाटर भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखो समझ में बिल्कुल एक पेज में, एक स्लाइड में ये पूरा कंप्लीट है।
कारण का जिक्र है, उसके बाद में लक्षण का जिक्र है, उसके बाद में उपचार का जिक्र है, बचाव का जिक्र है। 4 पॉइंट है इसमें। तो सबसे पहले देखिए कारण की बात करें तो थैलेरियोसिस किससे होता है? टिक जनित रोग है तो ये प्रोटोजोआ ही, लेकिन यहाँ देखो आप पीछे वाले जो थे वो रक्त के थे, लेकिन ये टिक जनित रोग है। ये थैलेरिया नामक प्रोटोजोआ से होता है, थैलिया एनुलेटा। जैसे सबसे पहले सगा की बात करूँ, आज की क्लास की बात करें तो क्या लिखा था? ट्रिपेनोसोमा इवान्सी। उसके बाद में सेकंड बीमारी थी हमारी बबेशियोसिस, उसकी बात करें तो उसमें क्या लिखा था? बबेशिया बाइजेमिना। थैलेरियोसिस की बात करें तो यहाँ क्या? थैलेरिया एनुलेटा, टिक जनित रोग है, थैलेरिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। सिम्टम की बात करें तो बुखार, तीनों में बुखार आता है, एनीमिया, तीनों में खून की कमी आती है, चाहे वो सर्रा हो, चाहे बबेशिया हो, चाहे थैलेरियोसिस हो। मतलब प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं उनमें सब में बुखार होगा, उसमें सब में खून की कमी आएगी। इसका टिपिकल करैक्टर ये है, आपको ठीक से याद रखना है, ये करैक्टर पीछे दोनों बीमारियों में नहीं आया। लसिका ग्रंथि का आकार बढ़ जाना, जो कि लिम्फ नोड बोलते हैं अंग्रेजी में, लिम्फ नोड होता है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ये इसका टिपिकल करैक्टर है। जॉन्डिस पीछे वाले में भी था, श्वास में दिक्कत होती है, तंत्र का तंत्र कमज़ोर, गहरा पीला पेशाब, आँखें नम हो जाती हैं, आँखों से लार गिरना, नाक से स्राव बहना। इसकी ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो दवाई का नाम है बुपारवाक्योन, बेटालैक्स नाम से मार्केट में मिलती है दवाई। ये कितनी लगानी है? 2.5 mg/kg बॉडी वेट के हिसाब से लगानी है। 1 ml 20 किलो पर गोली लगानी है। सेम बैरल कितने है यहाँ पे? बबेशियोसिस कितने है? 1 ml दवाई लगानी है कितने किलो पर? 20 किलो के ऊपर लगानी है। टिक का इलाज नियमित रूप से करने से इस रोग की रोकथाम हो सकती है। मतलब चीज़ों का इलाज है, टिक्स का इलाज है, अगर रेगुलर आप करते हो तो यह बीमारी नहीं होगी। तो ये समरी में इतना याद रख सकते हो। अगला नाम है टिक फीवर, कॉमन नाम है जो सब में आया था। इसमें भी चारों बातें एक साथ लिखी हैं, कारण, लक्षण, उपचार, रोकथाम। यह एक पशुओं में होने वाला बुखार है जो रक्त परजीवी बोफिलस माइक्रोप्लस नामक प्रोटोजोआ से ही होगा। भूख में कमी आएगी, वजन घटना, अचानक बुखार का होना, खून की कमी, दूध उत्पादन कम। सेम करेक्टर है ये सेम, बस आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। यहाँ पे बोफिलस माइक्रोप्लस। ये तीसरा रक्त पैरासाइट आ गया। इससे पहले कौन सा आया था? सर्रा वाला। उसके बाद में कौन सा है? बैरनील वाला है, मतलब बबेशियोसिस वाला है। डेल्टा मैथ्रिन बहुत कॉमन नाम है, ब्यूटॉक्स नाम से दवाई आती है मार्केट में। ये साल्ट का नाम है। डेल्टा मैथ्रिन का छिड़काव करना है पशु के ऊपर, वो भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। पशुशाला में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करोगे तो जो कीटाणु हैं वो खत्म हो जाएंगे। जहाँ प्रकोप ज़्यादा हो वहाँ की जो वनस्पति होती है उसको जला देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? टिक्स नहीं मिलेंगे। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशुओं से क्या करना? आपको अलग रखना है। ये कंट्रोल की बात होती है, वैसा है पीछे में। तो ये मुख्य मुख्य बीमारियाँ थी पैरासाइट से होने वाली। इसके बाद में पैरासाइट से जो प्रोटोजोआ से संबंधित नहीं है लेकिन स्किन से संबंधित है। अभी जो हमने चारों बीमारियाँ की हैं वो चारों के चारों ब्लड से कनेक्टेड हैं, लेकिन अभी जो नाम मैं लिख रहा हूँ है तो ये पैरासाइट से होने वाला, लेकिन ये किससे कनेक्शन है इसका? स्किन के साथ है। मेंस जिसको हम हिंदी में खास बोलते हैं, स्केबी जिसको हिंदी में खुजली बोलते हैं। तो प्रकार की बात करें तो एक छूत का रोग मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। चर्म का रोग मतलब चमड़ी से संबंधित है। छोटे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें दोनों हैं। छूत का रोग है, चर्म रोग है। माइटस नामक पैरासाइट से होता है, ये इसके पैरासाइट का नाम है माइटस। मेन से माइटस है। कैसे फैलेगा? चमड़ी के अंदर घुसकर अपना असर पैदा करता है, जो कि एक पशु से दूसरे पशु में बहुत ही जल्दी से फैलता है। ये इसका कारक है। आगे बात करें इसके लक्षण की। मेंस के लक्षण बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत करेक्टर है इसके। शरीर पर सूजन आ जाती है, फुंसियों का होना, शरीर के बालों का गिरना इस रोग के मुख्य करेक्टर हैं। तो सूजन आ जाएगी, फुंसी हो जाएगी, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे। त्वचा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, पेपरों में कई बार पूछा गया है। त्वचा में 1/8 इंच से 1/2 इंच के फासले पर छेद हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, 1/8 से 1/2 इंच के फासले पर छेद हो जाएंगे, जिनमें अंडे दे देते हैं। इस रोग में चमड़ी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल कलर का हो जाएगा। इस रोग में पशु शरीर को खुजलाता है, दिन की अपेक्षा रात को अधिक खुजलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट करेक्टर है। सभी पशुओं में इस बीमारी के लक्षण एक जैसे हैं, जैसे
यह बीमारी चेहरे, होठ, पैरों से आरंभ होती है तथा सिर, गर्दन, पुट्ठे तक पहुंच जाती है। पूंछ की जड़ पर भी यह रोग फैलता है। तो स्टार्ट कहाँ से? आगे से स्टार्ट है, चेहरे से स्टार्ट है, चेहरा, होठ है, पैर है, और फिर क्या है, सिर, गर्दन और पुट्ठे तक जाती है। त्वचा सूजकर मोटी हो जाती है। त्वचा में सूजन पहले जो लिखा था वैसे ही खुजाने पर उसी स्थान पर क्या हो जाएगा, पीप शब्द मवाद पस निकलने लगता है। गिल्ली खुजली में छाले होकर फूट जाते हैं जिससे पशु को दर्द भी फील होते हैं। इसके करेक्ट थे सारे। कारण की बात करें कि कैसे किस किस से फैलता है, तो कौन कौन से कीटाणु हैं, ध्यान रखना है इसमें। एक तो होता है कीटनाशी, एक होता है कृमिनाशी। दोनों में आप पेपर में कन्फ्यूज़न हो सकता है। कीटनाशी मतलब क्या हुआ, जो कीड़े जो ऊपर स्किन के ऊपर हैं, और कृमिनाशी मतलब जो पेट के कीड़े हैं उनकी बात हो गई यहाँ पे। कीटाणु मतलब कीटनाशी दवाई यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से कीटाणु हैं, यहाँ पे 4 कीटाणुओं के नाम लिख रखे हैं। ये उनके क्या हैं, पैरासाइट के यहाँ पे क्या है नाम है, सोरोप्टिस कोमिनिस, सोरोप्टिस कोमिनिस। सेकंड है कोरियोप्टिक सिम्बायोसिस, कोरियोप्टिस सिम्बायोटिस। अगला डेमोडेक्स, ये इंपॉर्टेंट नाम है, इंपॉर्टेंट पैरासाइट है, डेमोडेक्स फोलिक्यूलोरम। फोर्थ है सार्कोप्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। ये 2 पैरासाइट ज़्यादा मिलते हैं, स्केबी, सार्कोप्टिस, स्केबी। इसकी फोर्थ की अगर बात करें, इससे सबसे कम बीमारी फैलती है, लेकिन बाय चांस अगर फैल गई, परंतु फैलने के बाद सबसे भयंकर रूप ले लेती है, क्योंकि इस बीमारी के कीटाणु त्वचा में घुस जाते हैं, दवा का असर भी नहीं होता। तो ये 4 पैरासाइट के नाम याद रखने हैं। उसके बाद में कैसे इसका इलाज करें, भविष्य में रोग होने हैं, दोनों चीज़ें एक साथ समझा रखी हैं यहाँ पे। सभी रोगग्रस्त पशुओं के बांधने के स्थान पर अच्छी तरह से क्या करना, आपको रोगाणुरहित कर देना है। सल्फर पाउडर को सरसों के तेल के साथ मिलाकर, ये बहुत कॉमन दवाई है, गांव में हम हमेशा यूज़ करते हैं। स्किन का इन्फेक्शन में मैंज हो चाहे क्या स्केबीज हो, सल्फर पाउडर को किसके साथ मिक्स करके लगाते हैं, सरसों के तेल के साथ मिलाकर लगाते हैं। रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग, वो बार बार रिपीट हो रहा नाम है, ब्यूटोक्स डेल्टामेथ्रिन 5 ml 1 लीटर पानी में घोलकर शरीर के ऊपर लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आप इंजेक्शन लगाना चाहते हो तो आयरोमेट्रिन, वही 1 ml दवाई लगानी, कितने किलो पर, 50 किलो पर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपरों में आया हुआ है, LSC में आया था पीछे। कैसे लगाना है, सबकट लगाना है, अतः तवची लगाना है। तो इसकी रोकथाम उपचार है। इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है इलाज की, इतना तरीके से इलाज और भी कर सकते हो। मलहम लगाना है, मैक्स, ये आयुर्वेदिक क्रीम आती है कंपनी के अलग, गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड नाम से, GBHC के नाम से ऑइंटमेंट आता है, उसका लेप लगा सकते हो। कोई भी उपचार करने से पहले सबसे पहले धूल मिट्टी को हटाना चाहिए, लाल दवा से धोना चाहिए, ये नॉर्मल बात है। ये खुजली वाले स्थान को गर्म पानी में साबुन से धोकर उसकी जगह क्या लगा सकते हैं, 400 ml पानी प्लस 5 ग्राम दाल चिकना, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, मिलाकर लगाएंगे तो घाव सूखने पर उसके बाद में क्या लगाना है, गंधक, जवाखार, शीशम की लकड़ी का तेल और बकरे की चर्बी या कड़वा तेल या नीम का तेल, इन चारों का मिश्रण मिलाकर 30 दिन लगाना है, जब तक वो ड्राई हो जाएगा। ऊपर वाला जो लिखे ना, पानी प्लस दारकिनार लगा देंगे। उसके बाद में घाव सूखने के 3 दिन बाद में ये चारों को मिलाकर लगा देंगे। मिट्टी का तेल भी लगा सकते हो, 1 भाग प्लस 5 भाग दूध मिलाकर, ये भी इफेक्टिव है, वहाँ पे कीटनाशी कम हुए उससे। उसके बाद में अभी क्या लिखे हैं, खाने में डाइट में आप ओरली क्या दे सकते हो, गंधक, भुना हुआ सुहागा, मैग्नीशियम सल्फेट या गंधक मिलाकर, ये दोनों एक साथ, मैक्सल्फ और गंधक, या तो ये देंगे या इन दोनों को देंगे। 50 ग्राम गंधक, भुना हुआ सुहागा 11.5 ग्राम, या तो इन दोनों को देना है, या मैग्नीशियम सल्फेट और गंधक को मिलाकर दे सकते हो। इसके अलावा और भी ट्रीटमेंट है, गंधक 250 ग्राम, तारपन का तेल 250 ग्राम है, पोटास बाइकार्ब 7 ग्राम है, सरसों का तेल 220 ml मिलाकर आप उसका लेप लगा सकते हो। 250 मतलब 1:1 में। इसके अलावा जो लास्ट में जो 3 लिखे हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है सारे सब है। सल्फर 200, सीपिया 200 और रस्टक्स 200। कैसे कैसे काम में लेना है, किस कंडीशन में काम में लेना है। सल्फर को कब काम में लेना है, अधिक खुजली होगी, छालों के बाहर लाल रिंग हो तो काम में लेते हैं। सीपिया को कब काम में लेना है, पूरे छाले अगर पीलापन ले चुके हैं, अधिक खुजली होगी, बार बार पूंछ लाता है तो काम में लेना है। अगर
रस्टक्स को कब काबिल जले हुए के समान अगर छाले हो जाते हैं, ये जले हुए के समान है, ये पीले हैं, ये अधिक उजली है, मतलब बाहर लाल, यहाँ तो लाल है, यहाँ पीला है और यहाँ क्या है जले हुए हैं। ये थोड़ा डिफरेंस है इसमें। तो ये मैच था। उसके बाद में अंतः परजीवियों या बाह्य परजीवियों पर आप थोड़ी सी हम टिपिकल विशेष चर्चा करेंगे। बाह्य परजीवी जो बार बार पीछे नाम आए थे, याद हो तो आपको, टिक्स जिसको हम कहते हैं, चित्र कहते हैं, क्लीली कहते हैं, कुटकी कहते हैं, क्लीली कहते हैं, बहुत हिंदी में इसके नाम है। एक नाम है जू, लाइस, लाउस, इसका मतलब बहुवचन हो गया। अंतः परजीवी की बात करें तो टैपरम होता है जिसको हम फीताकर्मी कहते हैं। एस्केरिस छोटे बच्चों में जो मिलता है इसको गोलकर्मी कहते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, फीताकर्मी मतलब टैपरम है, गोलकर्मी मतलब एस्केरिस है। तो इनकी तीनों की चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एस्केरिस की बात करते हैं यहाँ पे। इंडिया की बात करें तो मुख्य रूप से इसका प्रकोप पाया जाता है और कब, अधिकतर गर्मियों में। ये पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले पूछा जाए कि एस्केरिस मतलब क्या है, कौन सा पैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। अधिकतर कब मिलेगा, गर्मियों में, और कब, 3 महीने तक के बछड़ों में ज़्यादा ये सेकंड क्वेश्चन है। छोटे उम्र के जो बछड़े हों चाहे बछड़ियाँ हों, 3 महीने की उम्र में होगा तो ज़्यादातर गर्मी में। एक लाइन में 2 किस्म बन रहे हैं यहाँ पे। भैंस के बच्चे में गाय के बछड़ों की तुलना में ज़्यादा, ये अगला क्वेश्चन हो गया। ये 3 महीने तक के बछड़े मिलता है, लेकिन भैंस का जो बच्चा हो उसमें ज़्यादा चांस है बढ़ेंगे। कैसे फैलेगा, आगे इसकी फिजियोलॉजी लिखी हुई है। ये पशुओं की आंत में रहते हैं, मल के साथ शरीर से बाहर आ जाते हैं। अनुकूल मौसम जैसे ही आएगा संक्रामक अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसकी लार्वा की जो सेकंड स्टेज होती है वो संक्रामक अवस्था होती है, ये अलग से पूछ सकते हैं। लार्वा की द्वितीय अवस्था होती है वो संक्रामक अवस्था होती है। पशु द्वारा खा लेने से या ये छोटी आंत में निर्मोत्सर्जन मतलब मोल्टी बोलते हैं, ऊपर जो कवच होता है वो उतर जाता है। कवच उतरने से इस शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन कौन से अंगों में, मोस्टली यकृत में, लंग्स में, किडनी में, उत्तकों में पहुंच जाएंगे। यहाँ इनका कोई विकास नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रसव पूर्व संक्रमण या प्रीनेटल इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये एस्केरिस के बारे में है, कैसे ये फैलता है। लक्षण की बात करें तो कैसे, कौन कौन से कैरेक्टर हैं इसमें। भारी संक्रमण से बछड़ों में अतिसार मतलब दस्त, डायरिया लग जाएगा। पीछे लिखा था ज़्यादा गर्मियों में होता है, बछड़ों में होता है, 3 महीने की उम्र में होता है, और भैंस के बच्चों में ज़्यादा होता है। ये तो बात पीछे आ गई। अगर यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, उससे अतिसार हो जाएगा, मतलब दस्त लग जाएंगे। एक पेचिस होता है, मतलब क्या, डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, उसमें खूनी दस्त होता है। शरीर पर कर्षकाय मतलब शरीर क्या हो जाए, बिल्कुल ही कमज़ोर दुर्बल फील होगा, जिसके कारण पशु खड़े होने में परेशानी महसूस करता है। श्वास में सड़े मक्खन जैसी स्मेल आती है। बछड़ों में निमोनिया, ये अगला करेक्टर है। पहला करेक्टर क्या था, बछड़ों में अतिसार, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्केरिस की वजह से बछड़ों में क्या क्या हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, निमोनिया हो जाता है। बछड़ों में निमोनिया के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। गोलकर्मियों की वयस्क अवस्था, आंत शोथ मतलब आंत में सूजन पैदा करती है, आंत में सूजन आ जाएगी, छोटी और बड़ी आंत दोनों के अंदर। इसके बाद में लिखा, पशु के शरीर भार में कमी आ जाती है, रक्त में कमी की वजह से। भेड़ की बात करें तो पैरों के चारों तरफ त्वचा जो है वो बिल्कुल ही डिजोल्व मतलब गल जाती है, जिसे पद गलन हिंदी में या फूट रोट के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भेड़ों के पैर है नीचे से गल जाते हैं, मतलब किसकी वजह से हो रहा है, एस्केरिस की वजह से, जिससे इन स्थानों पर जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं, रागी क्या हो जाते हैं, वहाँ पे कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं मैगेट बोन में। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये। उपचार की बात करें तो क्या करना, आपको दवाई पिलानी, क्योंकि यह किस प्रकार का परजीवी था, अंतः परजीवी था, मतलब पेट के अंदर का, तो कृमिनाशक, और पेट के बाहर हो तो क्या है, कीटनाशी। ये क्या है, कृमिनाशक दवाई पिलानी, जैसे कैरिसाइड नाम से दवाई आती है। मात्रा 55 से 100 mg पर kg है। शरीर भार के अनुसार देते हैं, जितना भार हो। इसके अलावा डेवरम, पैना क्योर के नाम से अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं, तो ये दवाइयाँ यूज कर सकते हो। मोस्टली आपको सीधा नाम है एल्बेंडाजोल, फेल्बेंडाजोल, ये लिक्विड देते हैं। तो ये कृमिनाशक दवाई है जो आपको समय समय पर पिलानी है। इसके बाद में अगर हम बात करें टिक्स की, जिसको हिंदी में क्लीनी कहते हैं, मतलब ये बाह्य परजीवी आएगा। अभी तक जो हमने बात की वो क्या था, अंतः परजीवी था। ये क्या है, बाह्य परजीवी है। बाह्य परजीवी है, 2 प्रकार के होते हैं, तो कोमल होता है, कठोर होता है।
त्वचा के आधार पर, त्वचा जिसकी कोमल है वो कोमल होगा, त्वचा जिसकी कठोर है वो क्या है, कठोर कहलाएगा। इतना याद रखना। टिक्स कहाँ मिलेगा, शरीर के बाहर मिलेगा, इसलिए बाह्य परजीवी है। इसके साइड इफेक्ट क्या है, क्या हो जाएगा इससे, पशु का रक्त चूसेंगे तो खून की कमी आ जाएगी, इससे खून की कमी आ जाएगी। कार्य कुशलता व विकास, मतलब जो पशु जितना काम करने योग्य है वो काम नहीं कर पाएगा। दूध देने वाला पशु उतना दूध नहीं दे पाएगा, इससे दुधारू पशुओं में दूध की उत्पादन क्या हो जाएगा, एकदम अचानक से गिर जाए। कभी कभी छोटी आयु में पशुओं की मृत्यु हो जाती है, बहुत ज़्यादा चंचल होने की वजह से जो छोटे गाभ होते हैं वो एक्सपायर भी हो सकते हैं। त्वचा में सूजन आ जाएगी, इस संक्रमण से क्या हो जाएगा, जीवाणु व मक्खियों रोग फैलाती रहती हैं। प्रमुख रोग कौन कौन से, स्पॉटेड जवर बोलते हैं इसको, चित्तीदार बोलते हैं, डॉग में ऐसा होता है ज़्यादातर। क्यू फीवर होती है, बैक्टीरिया से होती है। हृदय अगर लोग जो हार्ट है वो डिजोल्व हो जाएगा। प्रोटोजुआ से होने वाले रोग कौन से होते हैं, जैसे बवेशियोसिस है, बवेशियोसिस है, थायलेरियोसिस है, एनाप्लाज्मोसिस है, ऐसे रोग भी हो सकते हैं आगे धीरे धीरे। बचाव की बात करें कि इस रोग से हम कैसे बच सकते हैं, कीटनाशी, ध्यान रखना ये कृमिनाशी नहीं है, कीटनाशी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कीटनाशी मतलब बाह्य परजीवियों के लिए काम में ले रहे हैं हम, कीटनाशी औषधियों को काम में लेना है आपको। तो किडनियों को नष्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है, अगर कीटनाशी दवाई का छिड़काव कर देंगे तो इसका इलाज हो जाएगा। इसके विभिन्न कीटनाशी एक्रीसाइड को उपयुक्त प्रतिशत सांद्रता में काम में लेना है, मात्रा अलग अलग, कोई 1%, कोई 2% के हिसाब से। इसमें क्या करना है, पशु के स्थान पर फवारा लगा सकते हो, धो सकते हो, डिपिंग कर सकते हो, धूली लगा सकते हो, धुई लगा सकते हो, धुमकायन मतलब फॉगिंग कर सकते हो, ये अलग अलग तरीके हैं। इसमें आर्सेनिक सल्फाइड को इतनी मात्रा में, ये देखो परसेंटेज दिया हुआ है, इतनी मात्रा। अगर आप साइथियोन काम में लेना तो इतनी मात्रा, मेलाथियोन काम में लेना तो इतनी मात्रा। तो ये मात्रा अलग अलग दवाई के हिसाब से अलग अलग है। जहाँ टिक्स का प्रकोप अधिक होगा वहाँ के आसपास की वनस्पति घास, से बार बार ये नाम आ रहे हैं, जहाँ जहाँ टिक्स ज़्यादा हैं तो वहाँ की जो वनस्पति घास है उसको हम क्या कर देंगे, जला देंगे, तो उससे बचाव हो सकता है। चारागाह में पशुओं को घूर्णन चराई करेंगे। घूर्णन चराई का मतलब क्या है, रोटेशनल ग्रेजिंग का मतलब क्या है, आज यहाँ कल वहाँ नहीं है, परसों नेक्स्ट जगह, तो घूर्णन चराई इसको बोलते हैं। पशुशाला में विभिन्न कीटनाशी दवाओं का छिड़काव समय समय पर सावधानीपूर्वक करना है, ये बहुत जरूरी है। देसी मुर्गियाँ, ये भी बहुत पेपर में क्वेश्चन भी पूछा गया है। देसी मुर्गियाँ पालेंगे, जिससे क्या होगी, मुर्गियाँ क्या करती हैं, जो भी एक्टोपैरासाइट है उनको क्या करती हैं, खाकर सफाई कर देती हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पे बिल्कुल सफाई होने की वजह से रोग नहीं फैलेगा। तो ये बचाव का तरीका था इसका। आगे बात करें टिक्स के बाद में जूं की, इसको लाइस कहते हैं अंग्रेजी में, पशुओं के शरीर पर पाई जाती है। वही बात है ना, एक्टोपैरासाइट, चाहे वो टिक्स हो चाहे जूं हो, कहाँ मिलेंगे, बॉडी के ऊपर मिलती है, मतलब बाह्य परजीवी है। इसके साइड इफेक्ट क्या है वो यहाँ पड़ेंगे। ये पशुओं का रक्त व लसिका द्रव्य चूसती हैं बार बार है, चाहे वो टिक्स हो चाहे लाइस हो, दोनों ही क्या करेंगे, ब्लड को चूसेंगे तो खून की कमी आएगी। चूसने से पशु में क्या उत्तेजना, कंपकपी महसूस होगी, और निरंतर अगर पशु में उत्तेजना रहेगी तो पशु अपने शरीर को काटता है, इचिंग पैदा होगी, खरोंचेगा, जिससे न तो आराम कर पाता है न ठीक से खाना पीना कर पाता है। जूं काटने के स्थान पर क्या हो जाएगा, रक्त बाहर आकर क्या हो जाता है, जम जाता है। इस कारण वहाँ पे क्या हो जाएगा, मक्खियाँ बैठेंगी तो क्या होगा, रोग पैदा होंगे। इसमें स्ट्राइक रोग बोलते हैं, मतलब दूसरे को इन्वाइट करना, जैसे हिंदी में हड़ताल बोलते हैं इसको हम। इससे पशु कमज़ोर हो जाते हैं, रक्त की कमी, ये बार बार नाम आया है, जब भी पैरासाइट होगा वहाँ पे ब्लड की कमी आएगी। आपसे बार बार ये पूछ सकते हैं कि पैरासाइट से किसकी कमी है, तो क्या है, रक्त की कमी होने से उत्पादन भी घट जाता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट थे। आगे हम बात करें कि इसकी कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं जो हमारे एनिमल में मिलती हैं। यहाँ एक 5-6 प्रजातियाँ मिलेंगी। इसमें सबसे पहले नाम लिखा इमेटोपाइनस ब्रूफेलाई, इमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस। तो आपको ये अलग अलग याद रखना है। इमेटो वाला जो है ये गाय भैंस में है, तो यहाँ लिखा देखो भैंस में। इतना याद करना काफ़ी, याद कर लीजिए कि भैंस में कौन से टाइप का यहाँ पे क्या है प्रजाति मिलेगी, जूं की प्रजाति, तो ब्रूफेलाई, तो फैलो से याद रख सकते हैं इसको। आगे लिखा है यूरिस्टर्नस, यूरिस्टर्नस किसमें है, गाय में। इतना यहाँ याद करना जरूरी है। गोवंश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जूं है, आपसे अलग से पूछ सकते हैं। जूओं में सबसे बड़ी जूं जो गाय में मिलती है उसका नाम क्या है, इमेटोपाइनस यूरिस्टर्नस।
प्रूफ है लाई किस में थी, भैंस में थी, और यूरिस्टर्नस किस में है, गाय में है। इसे साधारणतः शॉर्ट नोज्ड कैटल लाउस कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। ये क्या कहाँ मिलती है? यह पशुओं की गर्दन, सिर, पूंछ पर मुख्यतः पाई जाती है। इसके अंडे खाल में बालों में चिपके रहते हैं। इस जू के प्रकोप से शीतकाल में अंतिम माह है फरवरी मार्च में सबसे अधिक। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। पीछे गर्मी में क्या था, एस्करिस आया था हमारे, एस्करिस अंतः परजीवी था। जो क्या है, बाह्य परजीवी है। कब? शीतकाल के अंतिम माह है फरवरी मार्च में सबसे अधिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह जाति पशु का रक्त चूसती, बार बार ये नाम आ रहा है जिससे खून की कमी हो जाएगी। इसके बाद में तीसरी प्रजाति का नाम है माइक्रोथोरियसिस कैमेली, कैमल ऊंट। इसके बाद में बकरी का जिक्र करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में भेड़ का जिक्र करेंगे, उसके बाद में भेड़ का जिक्र करेंगे। भेड़ में दो है, ऊंट वाले में कैमेली है, बकरी वाले में क्या है, लिनोग्नेथस स्टेनोप्सिस। ये लिनोग्नेथस तो नाम तीनों में कॉमन है, भेड़ और बकरी में, लेकिन बकरी का अलग नाम क्या है, स्टेनोप्सिस है, और भेड़ का एक तो है पिडेलिस है, दूसरा क्या है, ओविलस है। ओविस मतलब क्या है, भेड़। ये भेड़ की जू है जो टांगों में पैरों पर पाई जाती है, इसलिए इसको पादजू भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पैरों पर मिलने वाला। नेक्स्ट जो ओविलिस है, यह भी क्या है, भेड़ में पाई जाती है। इस जू का शरीर क्या हो जाएगा, इस जू का शरीर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे साधारणतः भेड़ के शरीर की जू या नीली जू या फेस लाउस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी याद रखना है। पाद जू की बात करें तो किसकी, कौन सी है, पिडलिस। ये ऐसे याद रख सकते हो, पिडलिस पाद जू है। ओवलिस वाली कौन सी है, ब्लू कलर की, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शरीर की जू या नीली जू या फेस लाउस के नाम से जानते हैं। तो ये 6 प्रजातियाँ थी इसकी जू की। उपचार की बात करें, इलाज कैसे करना है, जू को नष्ट करना है, कैसे करना है, कीटनाशक दवा से। बार ये नाम आ रहा है, कीटनाशी। तो इसको डिप्स के माध्यम से, निमंजन जिसको बोलते हैं, स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, वास मतलब नहलाने के माध्यम से, डस्ट मतलब उसकी धूल फूकनी जिसको बोलते हैं, के माध्यम से। मतलब ये तरीके हैं। उपयोग सभी में आपसे पूछ सकते हैं कि जू को नष्ट करना है तो कौन कौन से मेथड काम में लेते हैं, डिप्स लेते हैं, स्प्रे लेते हैं, वास लेते हैं, डस्ट लेते हैं, प्रकार है। और गाय में कौन सा मुख्य रूप से काम में लेते हैं, बुकनी वाला, डस्ट वाला मेथड काम में लेते हैं। कौन सी दवाई, मेलाथियोन। परसेंटेज के 0.5 से 1%, बहुत इंपॉर्टेंट है। या निमंजन से भी काम में ले सकते हैं इसको। छिड़काव की बात करें, गाय में बुकनी के रूप में तो मेलाथियोन, निमंजन या छिड़काव के रूप में कौन सा काम में लेना है, ब्यूटॉक्स काम में लेना है। तो 2 दवाइयाँ होंगी इसमें। सेविन का प्रयोग किसमें, कितनी मात्रा में करना है, 0.1 से 0.2 करना है, पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। अगला तीसरा तरीका और भी लिखा है, फिनोथाइजीन का 1 भाग 2 भाग सोडियम फ्लोरोसिलिकेट 4 भाग आटे को मिलाकर 10 से 14 दिन के अंतराल में पशु के शरीर पर लगाए तो जो नष्ट हो जाएंगे। ये क्या है, देसी उपचार है यहाँ पे, ये भी काम में ले सकते हो। भेड़ों की बात करें तो निमंजन मतलब क्या है, टिप्स। बहुत ही पेपरों में पूछा गया है। भेड़ों को पानी में डुबोना, डिप्स बोलते हैं उसको। तो कौन सा सोल्यूशन काम में लेंगे, ब्यूटॉक्स मतलब क्या है, यहाँ पे डेल्टा मेथिलीन 0.2%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और निकोटीन को भी काम में ले सकते हो, 0.1% है। तो 2 दवाइयाँ हैं यहाँ पे, निकोटीन को काम में ले सकते हो या क्या कर सकते हैं हम, डेल्टा मेथिलीन तो ब्यूटॉक्स को काम में ले सकते हैं। तो जू समाप्त हो सकती है, इसका उपचार था। लास्ट इसकी रोकथाम कैसे करेंगे, चाहे गौशाला हो चाहे पशुशाला हो, का अच्छा प्रबंधन। ये 3-4 बातें हैं, उपरोक्त सभी के रूप में आपसे पूछ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे, बेस्ट मैनेजमेंट, अच्छी सफाई, अच्छी हेल्थ, अच्छा आहार, 4 चीज़ें लिख रखी। 3 देकर उपरोक्त सभी आंसर आ सकता है कि जू हो चाहे कोई पैरासाइट हो, चाहे गौशाला हो चाहे पशुशाला हो। ऑप्शन ए में लिखा है बेस्ट मैनेजमेंट, लिख दिया, अच्छी सफाई हो रही है, अच्छा हेल्थ है, अच्छा खाना पीना दे रहे हो, तो क्या होगा, पशुओं जो है जू से ग्रस्त होने से बच सकते हैं। ये रोकथाम बचाव कंट्रोल की बात होगी। जू प्रोपोसिस से क्या होगा, अलग जीवित नहीं रह सकता, मतलब दूसरे के ऊपर आश्रित रहता है। इसलिए पशुओं को ऐसे स्थान या बाड़े में कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक दूर रखेंगे तो वहाँ जू अपने आप ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी।
जूं ज़्यादातर शीतकाल में पाई जाती है, थोड़ी देर पहले भी आया था, तो आप सर्दी के मौसम में इसका इलाज ठीक से कर दोगे। अतः इस समय पशुओं का सफाई का अगर हम विशेष ध्यान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अपने आप इसकी रोकथाम हो जाएगी। तो ये सारे हमारे जितने भी रोग आए थे, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, परजीवी से होने वाले जो रोग हैं, पैरासाइट से होने वाले रोगों की हमने चर्चा की। फिर भी इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप कभी पूछ सकते हो। थैंक यू।